दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट बीएड सेकंड सेमेस्टर का, उससे संबंधित आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर से ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा 2 से 3 वीडियो डाल दिए गए हैं, तो उनका लिंक है, वो भी प्लेलिस्ट का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना। अगर फ्लिपकार्ट और मंत्रा से अगर कोई भी चीज़ ऑनलाइन खरीदारी करना चाहते हो तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे जो चित्र सीमेंट के आ रहा है यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट अपने फ्लिपकार्ट या मंत्रा पे चले जाओगे और कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा सेल आपको देखने को मिलने वाली है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलने वाला है। तो अब आपके सामने इस वीडियो में अपन कवर करेंगे जो आपके 100 टाइप क्वेश्चन जितने भी आते हैं सारे के सारे को अपन देखने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं यूनिट फर्स्ट से। पहला प्रश्न है, अनुशासन का क्या अर्थ होता है? तो अनुशासन का क्या अर्थ होता है? किसी क्षेत्र विशेष में विशेष क्षेत्र को व्यवस्थित व नियमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? अनुशासन कहा जाता है। जैसे कोई भी क्षेत्र है वहाँ का जो हर चीज़ है उसको व्यवस्थित बनाई गई और ज्ञान है उसको नियमबद्ध तरीके से किया गया। जैसे आप स्कूल में जाते हो, वहाँ पर क्या होता है, नियम बनाए जाते हैं किस चीज़ के, कि बच्चे का ड्रेसिंग सेंस क्या होगा, वो किस प्रकार की ड्रेस पहनेगा, किस प्रकार से उसका जब वो प्रेयर करेगा तो किस प्रकार से उसे खड़ा होना होगा, किस प्रकार से कौन सी कक्षा में बैठना उसको, जो बच्चियां हैं उनकी क्लासेज सीटिंग कहाँ पर रहेगी, लड़कों की कहाँ पर रहेगी, जो आपस में जो बोलने का तरीका है वो क्या होगा। जो बच्चा स्कूल में आता है वहाँ से लेकर घर तक जाने तक हर चीज़ के नियम और कायदे बनाए जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? आपको अनुशासन कहा जाता है। और अनुशासन सिर्फ विद्यालय जीवन में क्यों, आप टीचर हो, आपको भी जीवन में अनुशासित रहना होता है। भाई किस प्रकार से बच्चों से बातचीत कर रही हैं, कैसे आपको कपड़े पहनने हैं, किस प्रकार का आपका ड्रेसिंग सेंस होगा। समझ में आ गया? आपको स्पोर्ट्स करते हो तो भी आपको अनुशासित रहना पड़ता है, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तब भी आपको अनुशासित रहना पड़ता है। तो अनुशासन जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और आपके हर क्षेत्र में लागू होता है। तो यही है, कोई भी विशेष क्षेत्र हो गया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो गया, चाहे खेल का क्षेत्र हो गया, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो गया, उसमें व्यवस्थित और नियमबद्ध तरीके से किसी भी ज्ञान को बांधा जाता है, उसी को अनुशासन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है, अनुशासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? तो अनुशासन होता है, उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? विशेषज्ञता, संरचना और सिद्धांत व विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। मतलब विशेषज्ञता क्या, अगर कोई भी व्यक्ति है, आप कोई भी क्षेत्र में अगर अनुशासित रहोगे तो। अगले वाला है 3 नंबर प्रश्न है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है आपके सामने? विभिन्न अनुशासन को संयुक्त अध्ययन करना और ज्ञान का आदान प्रदान करना है, क्या कहता है आपके सामने? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के नाम से जाना जाता है। मतलब आपको अलग अलग प्रकार के अनुशासन, जैसे आप विद्यालय जीवन में जाते हो, अगर वहाँ पे आप स्पोर्ट्स भी कर रहे हो तो आपको अपना खेल जीवन का भी अनुशासन रखना है और पढ़ाई का भी अनुशासन रखना है। समझ में आ गया? इन सब चीज़ों को संयुक्त अध्ययन किया जाता है और जो अपने ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के नाम से जाना जाता है। या ऐसे समझ लो, अगर आप खेल में अच्छे हो, खिलाड़ी हो, आपको जीवन में अनुशासन है, तो आपका जो खुद का जीवन है, आम जीवन है, उसमें भी अनुशासन देखने को मिलता है और इसका जो अध्ययन किया जाता है। अब आप क्या करोगे, जो आपने खेल में अनुशासन सीखा और आप क्या आगे जाकर टीचर बन गए, तो उन बच्चों को भी आप उसी चीज़ों के बारे में बताओगे कि देखो जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है, मैं इस प्रकार से अनुशासित रहा। आप शिक्षा के क्षेत्र में उस अनुशासन को किस तरीके से लागू कर पाओगे, उसी को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के नाम से जाना जाता है। अध्ययन क्षेत्र का क्या महत्व होता है? अध्ययन क्षेत्र का क्या महत्व होता है? ज्ञान को व्यवस्थित रूप से सीखने और विकसित करने में मदद करता है। तो कोई भी अध्ययन करते हो, कोई भी अध्ययन क्षेत्र होता है, उसमें जैसे आपका सामने स्कूल है, स्कूल क्या एक अध्ययन क्षेत्र है। समझ में आ गया? तो वहाँ पर क्या होता है, आपको कोई भी पहली से लेकर 12th तक रहते हो आप, वहाँ पर आप अपना ज्ञान है उसको व्यवस्थित तरीके से सीखते हो। जैसे फर्स्ट क्लास में आपको कोई जो कुछ चीज़ें पढ़ाई गई है ना, फिर आप सेकंड क्लास में होगे तो क्या होगा, वो फर्स्ट क्लास की चीज़ें काम आएंगी, प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा सिखाया जाएगा। फिर आप थर्ड क्लास में आओगे तो अपने फर्स्ट और सेकंड क्लास में जो चीज़ें सीखी थी वो काम आएंगी, प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा सिखाया जाएगा। तो यही है, जो सीखने का तरीका होता है ज्ञान का, वो व्यवस्थित तरीके से होता है और वो आपको जीवन में धीरे धीरे विकसित करने में मदद करता है, आपके और ज्ञान बढ़ाने में मदद करता है।
अनुशासनात्मक ज्ञान किस प्रकार का होता है? तो जो डिसिप्लिनरी नॉलेज किस प्रकार का होता है? पुस्तकें, शोध, प्रयोग व अनुभव के माध्यम से। तो डिसिप्लिनरी नॉलेज होता है वो कहाँ से आता है? आप किताबों से सीखते हो, आप शोध रिसर्च पेपर से सीखते हो, और लेबोरेटरी में अलग अलग प्रकार के जो प्रयोग होते हैं उनसे सीखते हो, और अपने जीवन में अनुभवों के माध्यम से सीखते हो। इसी को क्या कहा जाता है? अनुशासनात्मक ज्ञान के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? आपने किताबों से सीखा, कुछ शोध करके, रिसर्च करके सीखा, कुछ प्रयोग करके सीखा, उसी को अनुशासनात्मक ज्ञान के नाम से जाना जाता है। अनुशासन और अध्ययन क्षेत्र में क्या अंतर होता है? अनुशासन ज्ञान का क्षेत्र है और अध्ययन क्षेत्र सीखने का माध्यम है। मतलब अनुशासन क्या होता है? ज्ञान का क्षेत्र होता है, आपको कोई चीज़ के बारे में ज्ञान है, उसको किस तरीके से लागू करना है, इसका क्षेत्र होता है। अध्ययन में क्या करते हो? आप सीखते हो चीज़ों को। समझ में आ गया? अनुशासन में लागू कैसे करते हैं उस चीज़ का ज्ञान पता चलता है आपको। जैसे कि आपने क्या किया, आप क्रिकेट है, समझ में आ गया? तो क्रिकेट अगर आप खेलना सीख रहे हो, समझ में आ गया, तो वो क्या आपके सामने आपका वो अध्ययन कर रहे हो, क्रिकेट के बारे में अध्ययन कर रहे हो। अध्ययन को अर्थ हो नहीं हो कि अब ये बीएड में पढ़ रहे हो तो ये अध्ययन कर रहे हो, हर क्षेत्र में अध्ययन हुआ है। नौकरी कर रहे हो उठे भी अध्ययन कर रहे हो, खेल सीख रहे हो वो भी अध्ययन हुआ है। तो अगर आप क्रिकेट सीख रहे हो तो वो अध्ययन है, लेकिन उस क्रिकेट में डेली 4 बजे थे प्रैक्टिस करना आ रहे हो, समझ में आ गई? बाद में थे जो सबसे पहले जाके प्रैक्टिस सेट करो, फिर उसके बाद में थे क्या करो, अपनी जॉगिंग वगैरह करी, अपने कार्डियो जिम में गया, वो करो, डाइट अच्छे से ली। तो ये सब चीज़ों का आपको नॉलेज है कि आपको कैसे कैसे चीज़ों को करना है, उसको क्या कहा जाता है? अनुशासन कहा जाता है। और अध्ययन को, क्रिकेट को सीख रहे हो उसको सीखने के माध्यम को अध्ययन कहा जाता है। नॉलेज स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी अनुशासन में ज्ञान का संगठनात्मक जो रूपरेखा होती है उसी को नॉलेज स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी जो अनुशासन होता है उसमें ज्ञान का जो संगठनात्मक, मतलब एक जगह रहकर आप जो चीज़ों को सीखते हो अच्छे से, उसी को क्या कहा जाता है? नॉलेज स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। नाम से सीखो ज्ञान और आपके सामने संगठन। मतलब जैसे कि आपने बीएड में थे तो बीएड में आपने क्या सीखा? आपने एक तो कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अनुशासन सीखा, साथ के साथ क्या पढ़ाना चाहिए, साइकोलॉजी क्या होती है बच्चों की, है ना, और बच्चों आपको जो डिसिप्लिन क्या होता है, हर चीज़ आपने सीखी है, जो अध्ययन किया है, उसी को क्या कहा जाता है? नॉलेज स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे अनुशासन और ज्ञान है दोनों एक जगह आकर मिल जाते हैं, उसी को नॉलेज स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। अनुशासनात्मक ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? तो अनुशासनात्मक ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण होता है? ये तार्किक सोच और विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ाता है। तो डिसिप्लिनरी नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, तार्किक सोच, जैसे आप अपने दोस्त के साथ बैठकर कोई भी चीज़ पर, भारत और चाइना के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे आप चर्चा कर रहे हो, समझ में आ गया, और आप क्या कर रहे हो, उन पे एनालिसिस करके बता रहे हो कि इनके 4-5 साल में रिश्ते कैसे हो सकते हैं। कैसे पता चला आपको? क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ के बारे में अध्ययन कर रखा था, उस चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ रखा था। तो कोई भी व्यक्ति अनुशासनात्मक ज्ञान होता है, उससे आपकी तार्किक सोच भी बढ़ती है और आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता भी बढ़ती है। डिसिप्लिन के उदाहरण बताएं, गणित, भौतिकी व इतिहास है वो इसके उदाहरण होते हैं। अनुशासन के विकास में शोध का क्या योगदान होता है? तो अनुशासन के विकास में शोध का क्या योगदान होता है? आप नए सिद्धांत सीखते हो और ज्ञान को विकसित करना सीखते हो। लैंग्वेज एंड डिसिप्लिन की बात करें आपके सामने, हिंदी भाषा का प्रारंभिक विकास कहाँ से शुरू हुआ? तो आपको पता है हिंदी भाषा का जो प्रारंभिक विकास कहाँ से होता है? अवधी और ब्रज भाषा से आपको शुरुआत देखने को मिलती है। पहले संस्कृत भाषा से, उसके बाद में क्षेत्रीयवाद की भाषाओं की बात करें तो वहाँ पे अवधी और ब्रज भाषा से इसकी शुरुआत होती है, और उसके बाद में आज जो खड़ी बोली देख रहे हो हिंदी की, वो इन 2 भाषाओं से निकलती है। समझ में आ गया? संस्कृत भाषा का क्या महत्व है? प्राचीन साहित्य व धार्मिक ग्रंथों का स्रोत। तो संस्कृत का क्या महत्व होता है? जो प्राचीन आपके सामने साहित्य होते हैं और जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उसके जो स्रोत हैं वहीं से निकल कर आती है आपकी कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। वेद हो गए, पुराण हो गए, आपके सामने ऐसे जो पुराने जो जितने भी साहित्य हैं वहाँ से संस्कृत भाषा का महत्व निकल के आता है। अंग्रेजी भाषा का उद्भव कब होता है? तो 5वीं शताब्दी के आसपास एंग्लो एक्सन भाषाओं से, इसका सेक्शन भाषाओं से शुरुआत होती है। तो कहाँ से? 5वीं शताब्दी में एंग्लो सेक्सन भाषाओं से इसकी शुरुआत होती है। अगला है फोनेटिक्स विज्ञान क्या होता है? फोनेटिक्स क्या होता है? आवाज़, ध्वनि को फोनेटिक्स बोला जाता है। तो ध्वनियों के अध्ययन व उनके उच्चारण के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फोनेटिक्स विज्ञान के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे आप ध्वनियों का अध्ययन सीखते हो और उनके उच्चारण करने को सीखते हो, उसी को क्या कहा जाता है? फोनेटिक्स, जो साइंस के नाम से जाना जाता है। लैंग्वेज लैब का क्या उद्देश्य होता है? भाषा को सीखने और संचार कौशल को विकसित करने की जो प्रयोगशाला होती है उसको लैंग्वेज लैब के नाम से
जाना जाता है। समझ में आया? कोई भी भाषा आप सीख रहे हो और अपना जो संचार कौशल विकसित कर रहे हो उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने? लैंग्वेज लैब के नाम से जानते हैं अपन। तुलसीदास की सबसे प्रमुख साहित्य कृति कौन सी है? तो तुलसीदास के द्वारा सबसे प्रमुख साहित्य कृति कौन सी है? रामचरितमानस है, वो सबसे प्रमुख साहित्य कृति है जो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। अच्छे से याद कर लेना, प्रश्न आएगा आपके सामने कि तुलसीदास के द्वारा प्रमुख साहित्य कृति कौन सी है? रामचरितमानस। कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये जो दो कृतियां प्रमुख, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम, वो कालिदास की दो प्रमुख कृतियों में से हैं। विलियम शेक्सपियर का साहित्यिक योगदान क्या है? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा अंग्रेजी साहित्यकार हुए हैं, जैसे अपने भारतीय हिंदी साहित्य में कालिदास और आपके सामने जो तुलसीदास जैसे बड़े नाम दिखाई देते हैं, वैसे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आपके अंदर जो विलियम शेक्सपियर का बहुत बड़ा नाम है। इनके द्वारा अलग अलग प्रकार के नाटक और कविताएं लिखी गई, जिनमें दो फेमस कौन से हैं? हेमलेट व मैकबेथ है, वो सबसे ज़्यादा फेमस साहित्य कृतियाँ हैं। भाषा तकनीक, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी का क्या उद्देश्य होता है? भाषाओं का अध्ययन करना और अनुवाद की तकनीक में सहायता करना। आपका कोई भी भाषा तकनीक होती है उसमें क्या होता है? उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। भाषा का विकास क्यों महत्वपूर्ण होता है? भाषा का विकास इसलिए महत्वपूर्ण होता है ताकि संस्कृति, समाज और संचार को प्रभावी ढंग से बनाया जा सके। जैसे अगर आपकी हिंदी भाषा बेहतर है, आप अंग्रेजी भी बेहतर है, तो आप क्या कर सकते हो? कोई भी व्यक्ति है उसको हिंदी भाषा में बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा सकते हो। समझ में आ गया? आप बाहर चले गए, आपकी अंग्रेजी मजबूत है, तो आप विदेश में कहीं पे भी चले जाओगे, कहीं पर भी नहीं अटकोगे। क्यों? क्योंकि आपका संचार कौशल बेहतर होगा और आपका जो सामाजिक दृष्टिकोण है वो भी बेहतर होगा। यूनिट नंबर 3 की बात करें आपके सामने, क्रिकेट के इतिहास की शुरुआत कब हुई? तो इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी से आपके सामने जो क्रिकेट है उसके इतिहास की शुरुआत दिखाई देती है। कब होती है? इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी से आपके सामने जो क्रिकेट है उसकी शुरुआत होती है। महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ होता है? महिलाओं को समाज में आर्थिक और राजनीतिक रूप से सक्षम बनाना क्या कहलाता है? महिला सशक्तिकरण के नाम से जाना जाता है। क्या है मतलब? कि महिलाओं को आप सामाजिक रूप से, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सक्षम बना रहे हो, काबिल बना रहे हो। वो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कर सकती हैं, मौके मिल रहे हैं उनको रोजगार के क्षेत्र में मौके मिल रहे हैं, वो बाहर जा सकती हैं, पुरुषों के बराबर कार्य कर सकती हैं। उसी को क्या कहा जाता है? महिला सशक्तिकरण के नाम से जाना जाता है। जहाँ सामाजिक रूप से उन्हें बराबरी के अधिकार मिले, आर्थिक रूप से पैसों में उनको अच्छे अधिकार मिले और राजनीतिक रूप से भी उनको आगे बढ़ने के मौके मिले। सामाजिक संस्कृति की नई प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? तो जो नई सामाजिक संस्कृतियाँ आ रही हैं उसकी नई प्रवृत्तियाँ क्या है? वैश्वीकरण। आपके सामने पूरे जो वर्ल्ड है वो एक तकनीक से जुड़ा हुआ है, डिजिटल मीडिया और शहरीकरण। तो आपके सामने जो सामाजिक संस्कृतियाँ यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? ग्लोबलाइजेशन। चाइना में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, ब्रिटेन में क्या चल रहा है, वहाँ की संस्कृति क्या है, उनका खान पान क्या है, फैशन क्या है, वो सब चीज़ों से अपन जान पा रहे हैं आज के समय सोशल मीडिया के माध्यम से और जो आपके सामने अर्बनाइजेशन के माध्यम से, शहरीकरणों के माध्यम से। क्यों? शहरीकरण है वो भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है? नागरिकों में राजनीतिक विचार, मूल्य और व्यवहार को विकसित करना। मतलब जो भारत के नागरिक हैं उनके अंदर राजनीति के में जो उनका जो विचारधारा है उसको उत्पन्न करना, उनके विचारों को समझना और मूल्यों को बदलना। जहाँ गांव के तलब बड़े के अंदर दो बैठे आदमी कौन बता सकें कि भाजी ये पार्टी बुजुर्ग है, बाबा बे काम करे है, पा दूसरों बी आड़ो आदमी खाए पा कहीं काम की ए बी बढ़िया है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार की विचारधाराएं होगी, रुचियाँ होगी, वो लोगों के अंदर स्थापित करना है क्या कहलाता है? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। आधुनिक लोकतांत्रिक समस्याओं के उदाहरण दीजिए। तो आतंकवाद, भ्रष्टाचार व कोलैबोरेशन आपके सामने जो आधुनिक लोकतंत्र की जो समस्याएं हैं उसमें के प्रमुख उदाहरणों में से कौन से कौन सी समस्याएं हैं भाई? आज के टाइम में था राष्ट्रपा से क्या की ज़्यादातर गलत न्यूज़ दिखाई दे? आतंकवाद की। समझ में आ गया? थोड़े से दिन पहले बालकोट हमले हुए थे। भ्रष्टाचार, 30 दिन अखबार में देखो कोई ना कोई अधिकारी को 50,000 रुपये के लिए तो पकड़े जा है। और कॉल ब्रोकर्स के में दलाली करी नए लोग बीच में इन्हें। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका होती है? तो महिलाओं को जागरूक, आत्मविश्वास व आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाना क्या कहा जाता है? आपके सामने महिला सशक्तिकरण के नाम से जाना जाता है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, है ना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि वो बाहर जाकर कोई काम कर सके, साथ के साथ उन्हें आर्थिक रूप से भी स्वतंत्रता मिले। इसी को क्या कहा जाता है? महिला सशक्तिकरण के नाम से जाना जाता है।
समाज में खेल का महत्व क्या है? तो समाज में क्या खेल का महत्व है? शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना, टीम वर्क व सामाजिक समरसता है वो लोगों में फैले। मतलब लोग क्या भाई, कोई आप खेलते हो तो खेलने से एक तो इंसान का शारीरिक स्वास्थ्य तो मजबूत होता है, साथ के अंदर आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी बेहतर होता है। कैसे? आप खेलोगे तो आप प्रेशर झेलना सीखोगे। समझ में आ गया आपको भाई? अगर आपको ऐसे खेलते हो तब प्रेशर तो आता ही आता है, समझ। तो इससे आपको प्रेशर झेलने की क्षमता बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग, आपको निर्णय लेने की क्षमता है वो भी बेहतर होती है। साथ के साथ कोई टीम वर्क का खेल खेल रहे हो, इंडिविजुअल नहीं पूरी टीम का खेल खेल रहे हो, तो आपके लोगों के साथ कैसे समायोजन करना चाहिए, कैसे सहयोग करना चाहिए, इसकी प्रवृत्ति भी आपको बढ़ती है। सामाजिक जो सांस्कृतिक समाज में क्या बदलाव होता है? तकनीक, शिक्षा व वैश्वीकरण के कारण आपके अंदर जो सामाजिक समाज है, सांस्कृतिक समाज है, उसमें बदलाव देखने को मिलता है। लोकतांत्रिक समाज में भ्रष्टाचार और निवारण कैसे संभव है? तो अगर भारत देश है, इसमें आप भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हो, आप अधिकारी हो, तो सोचो कैसे करोगे। आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले कोई कानून बना सकते हो और उस कानून को ना सिर्फ बनाओगे बल्कि प्रभावी ढंग से लागू करने का भी कार्य करोगे। फिर क्या है? अधिकारी है, उनके लिए अलग अलग प्रकार के काउंसलिंग सेक्शन हो गए, जागरूकता अभियान चलाओगे ताकि लोग वो भी जागरूक हो सकें। साथ के साथ जो ईमानदार प्रशासन है उसको अपने साथ रखोगे, उनको क्या करोगे? टाइम टाइम पर मोटिवेट करते रहोगे, उनको टाइम टाइम पर प्राइज वगैरह, पुरस्कार वगैरह या बाहरी कोई प्रोत्साहन वगैरह देते रहोगे या प्रमोशन देते रहोगे। तो इससे क्या होगा? बाकी का प्रशासन है वो भी धीरे धीरे भ्रष्टाचार मुक्त होना शुरू हो जाएगा। आतंकवाद को समाज पे क्या प्रभाव पड़ा है? तो भाई कोई आतंकवादी घटना हो जाती है, इससे क्या भाई, सबसे पहले कोई भी आतंकवादी घटना है आदमी डर जा, वो है ना, असुरक्षा की भावना है और साथ ही साथ आर्थिक नुकसान भी देखने को मिलता है। अब कश्मीर का टूरिज्म कितना ज़्यादा प्रभावित हो गया उस घटना के बाद में, तो यही है, आर्थिक रूप से भी प्रभाव देखने को मिलता है, असुरक्षा व डर भी फैलता है। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। डाल्टन के द्वारा क्या प्रमुख योगदान था? तो उनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? परमाणु सिद्धांत है वो दिया गया था। रदरफोर्ड किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो आपके सामने रदरफोर्ड है उनको किस लिए प्रसिद्ध है? परमाणु मॉडल और नाभिकीय की खोज के लिए। तो जो आपके सामने रदरफोर्ड है वो किस चीज़ के लिए फेमस हुए हैं? उन्होंने जो परमाणु मॉडल दिया था और जो नाभिकीय की खोज की थी, न्यूक्लियस, उनके लिए उनको प्रमुखता से जाना जाता है। न्यूटन के 3 गति के नियम क्या है? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा जो 3 गति के नियम दिए गए थे वो प्रमुख कौन कौन से हैं? पहला है उसमें से जड़त्व का जो बल होता है वो द्रव्यमान इंटू त्वरण और क्रिया प्रतिक्रिया के इक्वल होता है। समझ में आ गया आपके सामने? डिटेल में समझाऊंगा लेकिन कोई मतलब नहीं आपके लिए, ये प्रश्न आएगा भी नहीं इतना ज़्यादा। मेंडल का विज्ञान का योगदान क्या है? तो मेंडल के द्वारा जो कौन सा सिद्धांत दिया गया था? अनुवांशिक का नियम दिया गया था, जिसमें मटर के पौधे के माध्यम से उन्होंने समझाया था कि अनुवांशिकी किस तरीके से कार्य करती है। भाई कोई मटर को पौधो होगा, छोटो रह जाओ, बोनो रह जाओ, कोई बड्डो हो जाओ, कोई आर्यो मटर होगा, कोई बूढ़ो मटर होगा। आपका अलग अलग प्रकार का एक्सपेरिमेंट करके बताया कि क्या माता पिता बाग आने वाली पीढ़ी पर उनके जो ट्रेड हुए हैं, उनका जो ट्रेड मतलब क्या था, गुण हुए हैं, वह आगे वाले जनरेशन में बढ़ते हैं। होमी जहांगीर बाबा का क्या योगदान होता है? भारतीय परमाणु ऊर्जा और विज्ञान के विकास में उनका योगदान रहता है। तो होमी जहांगीर बाबा है, उनने क्या किया? परमाणु ऊर्जा का जो योगदान था और विकास, जो आपके सामने विज्ञान के विकास में भी उनका प्रमुख योगदान रहता है। ध्वनि विज्ञान क्या होती है? तो ध्वनि विज्ञान क्या है? पहली बात तो विज्ञान की अगर कोई भी चीज़ का बारे में रिसर्च करें, समझे, तो ध्वनि पर रिसर्च किया जाता है, उसको ध्वनि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ध्वनि विज्ञान में अपन क्या सीखते हैं कि ध्वनि की किस प्रकार से उत्पत्ति होती है, क्या क्या गुण होते हैं ध्वनि के, और संचार के माध्यम कौन से माध्यमों से संचारित होती है ध्वनि, इसके बारे में सीखते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? ध्वनि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। संतुलित आहार के प्रमुख घटक कौन से होते हैं? जो संतुलित आहार होता है उसके प्रमुख घटक कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया और पानी हो गया। मतलब चावल रोटी खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, दाल वगैरह में प्रोटीन होता है, फैट किस में होता है? आपके सामने घी वगैरह खाते हो तो उसमें फैट होता है, विटामिन, जो आपके सामने फल फ्रूट खाते हो उनमें विटामिन होता है, खनिजों की बात करें तो अलग अलग जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें खनिज होते हैं, और पानी तो सबने भी रहा था। मानव रोग के प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं? तो मानव रोग 4 प्रकार के होते हैं, और भी प्रकार होते हैं लेकिन मानव 2 प्रकार के होते हैं, संक्रमक, गैर संक्रमक और आनुवंशिक। संक्रमक कौन होते हैं? जो संक्रमण से फैलते हैं। जहाँ थारा जुकाम हुई तो जुकाम होता है, सारा घर का जुकाम हो जाए ना, इन्हें आप बोलते हैं वायरल होना शुरू हो, तो वो कौन सी है? संक्रमक बीमारी। गैर संक्रमक क्या बीमारी होती हैं? जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं, जैसे डायबिटीज होगी, बीपी होगी, कैंसर होगी, एक दूसरे को कौन फैले।
अनुवांशिक क्या होती हैं, जो जेनेटिक्स होती हैं, जैसे डायबिटीज जेनेटिक्स है, एड्स हो गया जेनेटिक्स है, कुछ बीमारियां जो आपके माता पिता की थी, जहाँ कुछ बीमारियां जो आपके माता पिता की होती हैं और वो आपकी जनरेशन में भी आगे चली जाती हैं। पोषण संबंधित, जब विटामिन वगैरह की कमी आ गई, कैल्शियम वगैरह की कमी होगी, इससे कोई अगर बीमारी पैदा हो जाती है उसको पोषण संबंधी बीमारी के नाम से जाना जाता है। विद्युत और प्रकाश का अध्ययन क्यों जरूरी है? तो विज्ञान और तकनीक के लिए रोजमर्रा का जो जीवन होता है उसमें जो प्रयोग किया जाता है उसमें विज्ञान जो आपको क्या कहा जाता है, मतलब विज्ञान और तकनीक के लिए अपन जो अगर अध्ययन करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका विद्युत और प्रकाश के बारे में पता चल जाएगा। मानव स्वास्थ्य में पोषण का क्या महत्व होता है? ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्वास्थ्य जीवन को बनाए रखना क्या कहलाता है? मानव स्वास्थ्य के लिए पोषण। भाई कोई भी पेड़ पौधे मान लो, उन यूरिया दोगे तो अच्छा बढ़ोगो, खाद दोगे तो बढ़िया बढ़ो, खाद और पानी सब में टाइम से मिलेगी तो बढ़िया पौधा होगो। आपा भी पौधा यहाँ अपना बढ़िया अगर पोषक तत्व मिलेगा, बढ़िया खान पीन पर ध्यान दोगा तो थारो शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास हो। तो यह तो थारो आप पूरा को पूरा जो पेपर होने वाला है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, उसका मैंने कंप्लीट रिवीजन करवा दिया है। अच्छे से पढ़ के चले जाना। धन्यवाद।